बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वकास हूँ। आप सेहत बड़ी नेमत देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स हों, मेडिकल स्टूडेंट्स हों, हाउस ऑफिसर्स हों, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हों, या कोई भी ऐसा बंदा जो कि तिब के इल्म को जानना चाहता है उर्दू ज़ुबान में, और जानना चाहता है कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ जो है वो करती क्या है, होती कैसे है। और रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे जो ये गिफ्ट एक हम लोगों को मिला है उसकी मैं बात करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक में डायबिटीज़ को मैनेज कैसे करना है, मरीज़ों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है ही है। ये तमाम डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा एक इनाम है ये किताब की सूरत में, जिसके ऊपर आज का मेरा वीलॉग है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस किताब का एक छोटा सा एनालिसिस करूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ रहें तो इस किताब को समझने में और इस किताब के जो लिखे हुए सुनहरी हरूफ हैं उनके जो की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन आपकी बेहतरी के लिए और क्रेडिट दूँगा डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत साहब को, जो कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और सर, ग्रेट, आई सैल्यूट यू फॉर राइटिंग दिस बुक। और ये इतना बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया, बहुत खुशी हुई। एक मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि यार कोई बंदा जो है, कोई डॉक्टर जो है, वो अपनी जो मेडिकल नॉलेज है उसको ईमानदारी के साथ, जो बातें वो क्लिनिक में नहीं कर सकता मरीज़ के साथ, वो उसको बैठ के उसको एक किताब की शक्ल में तरतीब दे दे। और आपने ज़ियाबतीज़ और रमज़ान, वैसे तो ये बुक जो है रमज़ान मुबारक के लिए ख़ुसूसी तौर पे लिखी गई है, इसका अजर तो अल्लाह ताला ने उनको देना ही देना है, लेकिन जो इसके अंदर ज़ियाबतीज़ को बताया गया है कि वो कैसे होती है, उसके अंदर बीमारी में नक्स कहाँ कहाँ पैदा होता है, वो भी दाद का मुस्तहिक है। और मेरे चूँकि ये डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत साहब, मैं इनका हाउस ऑफिसर था मेयो हॉस्पिटल में, तो सर थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दिस बुक। और एक दफ़ा फिर आपने ये साबित किया कि आप जो हैं वो एक ईमानदार और एक ऐसे डॉक्टर हैं और एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके साथ बैठना और काम करना मेरे लिए हमेशा बाइस फ़ख्र रहेगा। क्योंकि मैं एक दफ़ा, आपको शायद याद हो या ना याद हो, अब तो आप बहुत बड़ी हस्ती बन गए हैं वज़ीराबाद की, कि एक बार मैं आपके साथ बैठा हुआ था और डेंगू का एक पेशेंट था, और डेंगू के ऊपर बड़ा हाई प्रोटोकॉल चल रहा था, और मैं बड़ा कंफ्यूज था क्योंकि एक हाउस ऑफिसर छोटा जूनियर डॉक्टर होता है। तो आपने मुझे जिस तरीके से डेंगू को पढ़ाया, आपने देखा, पूछा क्या बात है वकास, और आपने मुझे डेंगू पढ़ाना शुरू किया, और 2 सफ़ों में आपने मुझे उसका मैकेनिज़्म, उसकी पेचीदगियाँ, उसको मैनेज कैसे करना है, वो सब आपने मुझे पढ़ाया। और वो अभी भी सफ़ात मेरे पास, मेरी जो बुक्स हैं उसमें मैंने रखे हुए हैं और संभाल के रखे हैं। और इंशाल्लाह ताला जब मुलाकात होगी फिर बुलाएंगे। अभी डिस्कस करते हैं इस किताब को, इस गोल्डन बुक को, और मुबारक हो तमाम लोगों को कि इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत साहब जो हैं वो हैं कहाँ से, वो वज़ीराबाद से बिलोंग करते हैं, और एमडी हैं, एमबीबीएस हैं, और इंटरनल मेडिसिन मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। ये मेडिकल स्पेशलिस्ट वो बंदा होता है जो कि आपकी जो जिस्म की जो सारी बीमारियां होती हैं, जिगर की बीमारियों से लेके, मैदे की बीमारियों से लेके, गुर्दों की बीमारियों से लेके, जिस्म के हर उज़ू की जो मोटी मोटी सारी बीमारियां होती हैं ना, उनको एंड पे उनका एंड तक पीछा कैसे करना है, ये वो लोग होते हैं इंटरनल मेडिकल स्पेशलिस्ट जो होते हैं। तो सबसे पहले जो है ये, अगर आप किसी भी आगे स्पेशलाइज्ड बंदे के पास, सुपर स्पेशलाइस्ट के पास जाना चाहेंगे, सबसे पहले मेडिकल स्पेशलिस्ट को अगर आपने मिस कर दिया तो आप भटक सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके पास सबसे पहले मरीज़ को जाना होता है। डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत का थोड़ा सा एजुकेशनल कैरियर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, MBBS MD हैं, और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से इंटरनल मेडिकल स्पेशलिस्ट की इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, ट्रेनिंग मुकम्मल की है, और साथ ही साथ ये MCPS भी हैं, MPH भी हैं,
और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के मेंबर हैं, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई एंडोस्कोपी के मेंबर हैं, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन के मेंबर हैं, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के, यानी कि आपके जो दिल, आपके ब्लड प्रेशर के मसाइल, आपके मैदे जिगर के मसाइल और तमाम वो अज़ा जो कि शुगर मुतासिर कर सकती है, उनमें इन्होंने उन अज़ा में भी स्पेशलाइज़ किया हुआ है। तो डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत साहब की ये जो मेरे ख़्याल से इनसे बेहतर कोई और बंदा शायद ना होता जो इस कार खैर को सर अंजाम दे पाता। ही इज़ द परफेक्ट पर्सन हु डिड दिस, लाइक ही इज़ द परफेक्ट मैन हु हैड टू राइट दिस बुक फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर पेशेंट्स। तो अब चलते हैं किताब का थोड़ा सा तारुफ़ कर लेते हैं। इसका जो चैप्टर 1 है, ज़ियाबतीस क्या है, इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो बड़े ही सादा अल्फाज में उन्होंने बताया कि बीमारी क्या है, मतलब इनकी ये किताब जो है वो ज़ियाबतीस या डिजीज़ के ऊपर पहली छपने वाली किताब है। इससे पहले इनकी जो किताब थी वो बीमारी से पहले के ऊपर थी, तो ये बीमारी से शुरू कर रहे हैं कि बीमारी क्या है, और उसके बाद बताते हैं कि लबलबा क्या है, यानी कि वो उज़ू जो नाकारा हो जाए या सुस्त हो जाए तो उसे शुगर हो जाती है, उसके बारे में बताया है इसमें। और आगे शुगर की किस्में और उसके बाद शुगर के लोगों को जो पेशाब के बारे में मसाइल रहते हैं उसके बारे में थोड़ी सी आगाही दी गई है। शुगर से पैदा होने वाली पेचीदगियों के बारे में आगाही दी गई है। आँखों और गुर्दे मुतासर होने के, जो हमारे शुगर में पाँव या हाथ के जो एंड एरियाज़ होते हैं, उंगलियों के पोटे जो होते हैं वो गलना शुरू हो जाते हैं या मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, उनके बारे में बात की। और एक बात की गई है सफ़ा नंबर 24 पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़, एक जुमला मिलेगा कि कुछ लोग कुदरती तौर पर सेहतमंद होते हैं और कुछ लोग कमज़ोर। यानी कि अब ये बताना चाह रहे हैं कि जो शुगर है ये इसको एज अ बीमारी आपने नहीं लेना, ठीक है। आपने टाइटल में भी नोट किया होगा कि नाम है ज़ियाबतीस और रमज़ान। नाम ये नहीं है कि शुगर की बीमारी और रमज़ान, ज़ियाबतीस की बीमारी और रमज़ान, यानी कि ये बीमारी नहीं है। अक्सर ये पॉइंट जो है अगर वो बंदा समझ लेना जिसकी शुगर की मिकदार जिस्म में बड़ी रहती है तो वो कभी भी मायूस ना हो कि यार ओ मुझे शुगर हो गई या मैं क्या करूँ आगे, मैं तो बच ही नहीं सकता। तो ये पॉइंट समझना आपने। एक 24 पेज नंबर 24 पे है कि कुछ लोग कुदरती तौर पर सेहतमंद होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। वैसे ही अंदरूनी अज़ा भी कुदरती तौर पर सेहतमंद या कमज़ोर होते हैं। अब जो अंदरूनी अज़ा कमज़ोर होते हैं शुगर की बीमारी की वजह से पहले वहाँ तकलीफ़ ज़ाहिर होती है, और जो अज़ा मजबूत होते हैं वो शुगर की बीमारी के ख़िलाफ़ मुफ़ाहमत करने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए हर फ़र्द शुगर का मरीज़ है। यानी कि अगर मेरा जिस्म है, मैं खाना खाता हूँ, खाने के फ़ौरन बाद अगर मैं अपनी आधे घंटे में शुगर चेक करूँगा तो वो 150 होगी। हालांकि शुगर तो ये मैंने कई दफ़ा तजुर्बा क्लिनिक में किया है अपने ऊपर कि मैंने खाना खाया आधे घंटे बाद और मैंने अपनी शुगर चेक की तो 145 है, कई लोगों की और की चेक की 145 है। वो होती इतनी है, वो हमारा लबलबा जो इंसुलिन होती है वो काम करने में थोड़ा वक्त लेता है। कुछ लोगों का लबलबा थोड़ा कमज़ोर होता है तो वो जो खाने के बाद जो खून के अंदर ग्लूकोज का जो एक लेवल बढ़ा हुआ होता है उसको टाइम लगता है, तो उनको मैनेज करना पड़ता है। तो खैर ये एक इनका एक कॉन्सेप्ट है जो कि उम्मीद दिलाता है शुगर के मरीज़ों को कि अपने आप को मरीज़ ना समझें, अपने आप को स्पेशल, अपने आप को ख़ास बंदा समझें कि आपको ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको ख़ास चीज़ों की ज़रूरत है। खैर अब आगे चलते हैं रोज़ा और मॉडर्न साइंस के ऊपर। फिर चैप्टर 2 है इनका, पेज नंबर खैर अब पेज नंबर 26 पे चलते हैं। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती और रूहानी चीज़ें जो हैं वो 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर रोज़ा असर डालता है। और यहाँ पे ज़िक्र करते हैं कि हमारा चूँकि काम है जिस्मानी चीज़ों के साथ, तो हम जिस्मानी फ़वाइद के ऊपर बात करते हैं कि रोज़े के जिस्मानी फ़वाइद क्या हैं। तो ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। दूसरे नंबर पे दिमागी कमज़ोरी यानी कि अल्ज़ाइमर वगैरह के मरीज़ को थोड़ा फ़ायदा होता है। और जो शुगर के मरीज़ों में एक फ़ायदा जो कि सिर्फ लिखा हुआ है वो ये है कि रोज़ा रखने से ग्लूकोज़ की मिकदार खून में कम हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है आप खाते नहीं हैं
तो आप अगर खाते नहीं हैं या जिस्म में ग्लूकोज़ बढ़ी हुई होती है तो उसकी मिकदार जो है वो इस्तेमाल हो जाती है आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में आपको। तो ये एक फ़ायदा है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त यानी बीमारियों से लड़ने की सलाहियत को मजबूत करता है रोज़ा, दिमागी ताकत को बेहतर करता है, आपके सोचने की सलाहियत, समझने की सलाहियत को बेहतर करता है, आपको चुस्त करता है, आपकी सुस्ती ख़त्म करता है और जिस्म में होने वाली सूजन जो होती है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। दिल की शरीयानें लोगों की बंद हो जाती हैं। रोज़ा रखने से दिल की शरीयानों में जमा शुदा तवानाई और दूसरे फाजिल मादे निकल जाते हैं, दिल की शरीयानें साफ़ हो जाती हैं, जिससे खून की आमदरफ्त में आसानी पैदा होती है, खून बग़ैर रुकावट के गर्दिश करता है। और रोज़ा के बारे में देखा गया है कि अगर जो है हम स्टडी करें तो जो लोग रोज़ा रखते हैं उनकी उम्र में इजाफ़ा होता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका एक ऑर्गन बेहतर होना शुरू हो जाएगा तो उससे आपको 1-2 साल का आपकी एजिंग में तो फ़र्क डलेगा। बहुत सारे डॉक्टर आपको रमज़ान के रोज़ों के ऊपर बात करते तो नज़र आएंगे, लेकिन आपको ये मशवरा कोई अगर दे देगा, ये गोल्डन टिप अगर कोई दे दे कि जी आपने रमज़ान से पहले, अगर आप रमज़ान में रोज़े रखना चाहते हैं तो रमज़ान से पहले शाबान में आपने ज़रूर रोज़ा रखना है, ताकि थोड़ी सी आपकी एक्सरसाइज हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपकी शुगर कितनी गिरती है या बढ़ती है। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा एम्फेसिस किया है कि सेहत में मुदाखलत करता है रोज़ा। ज़ाहिर सी बात है, एकदम से आप खाना पीना छोड़ते हैं तो इंसुलिन जो लोग लगाते हैं उसमें उनका इलाज करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनको शाबान में 1-2 दफ़ा रोज़ा रखने की एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। और आगे रोज़े से इस्तिस्ना के बारे में बताया गया है जी इस किताब में। ये किताब जगह जगह पे बहुत दिलचस्प कर दी गई है ताकि पढ़ने वाले बोर ना हो, जब वो इस किताब को ख़त्म कर लें तो वो ना सिर्फ ज़ियाबतीस बल्कि उनका जो जनरल नॉलेज है वो भी बड़ा बेहतर हो जाए। तो रोज़े से इस्तिस्ना के बारे में भी बताया गया कि किन लोगों को रोज़े से इस्तिस्ना हासिल है। ये पेज नंबर 33 पे है और उसमें बताया गया है कि कमज़ोर और बुज़ुर्ग अफराद, मुसाफिर, हैज़ वाली औरतें या वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हों, बीमारी की हालत में जो है वो रोज़ा ना रख सकती हों, ऐसी बीमारी हो जो कि उनको उनके लिए ख़तरनाक, रोज़ा रखना बहुत ख़तरनाक साबित होता हो, हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन और बच्चे, ये तमाम अफराद और वो अफराद जो ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं हैं वो के रोज़े और इस्लाम के बाकी कायद को समझ सकें, तो उनको भी इस जो रोज़ा है उससे इस्तिस्ना हासिल है। फिर अब हमें यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताई जा रही है कि जिस्मानी और असाबी तब्दीलियाँ रोज़े में क्या क्या होती हैं। ये खाली ज़ियाबतीस के लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए भी, कि जिनको ज़ियाबतीस नहीं है या अभी जिनकी शुगर जो है वो अच्छी मैनेज हो रही है, उनको उनके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। उसमें शुगर कम हो सकती है और शुगर बढ़ भी सकती है, यानी कि अगर रोज़ा बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो शुगर गिर सकती है, दिमाग को शुगर की फराहमी कम हो जाती है, इससे फालिज या ब्रेन हैमरेज हो सकता है। शुगर अगर बढ़ जाए, शुगर के बढ़ जाने से जिस्म का कोई ना कोई एक उज़्व मुतासिर हो सकता है, जिस्म में तेज़ाबी मादे बढ़ सकते हैं और पानी की कमी हो जाती है, रोज़ा रखने से डिहाइड्रेशन हो जाती है और खून गाढ़ा हो जाता है। तो ये जिस्म जो है उससे पानी का खराज तो जारी रहता है पसीने की सूरत में या पेशाब की सूरत में, शुगर लेवल हाई हो जाता है पानी की कमी होने से, तो मिसाने की कमज़ोरी भी हो सकती है, उसकी वजह से पेशाब बार बार आ जाता है। तो रमज़ान और रोज़े की तैयारी में हम लोग सबको जो कि नॉर्मल हों, जो जिनकी शुगर ठीक कंट्रोल हो रही हो, जिनकी शुगर बेहतर हो, उनको भी, और जो ज़ियाबतीस के अफराद जो जिससे ज़ियाबतीस के शिकार हों उनको भी इन दोनों चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। तो ये बड़ी दिलचस्प यहाँ पे लगी मुझे यहाँ से किताब। आगे पेज नंबर 36 पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो सारे प्रॉब्लम्स रोज़े में हो जाते हैं उनको मैनेज कैसे करना है। 4 चीज़ें बताई गई हैं। मेटाबॉलिक कंट्रोल तशख़ीस, जैसे कि जिस्म में तेज़ाबी मादे तो नहीं बढ़ रहे, या शुगर का लेवल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना रह रहा है, ग़िज़ाई मामलात को अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करना है, दवाइयों को कैसे हमने तरतीब से देखना है कि रमज़ान में रोज़े के हवाले से उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है, पानी की कमी और शुगर के कम हो जाने और दूसरी मुमकिन पेचीदगियों से कैसे बचना है, इसके ऊपर बात की गई है। तो नेक्स्ट एक चैप्टर है पेज नंबर 47 पे, डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी ऑफ डायबिटीज़, यानी कि निज़ाम दरअफ़राज़ियात का ज़िक्र है।
इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको थोड़ा सा आसान अगर लफ्ज़ों में बात करें तो हमारे लबलबा, हमारी दूसरे कुछ अज़ा जो हैं वो रतूबतें ख़ारिज करते हैं। कुछ ग्लैंड्स हैं हमारे दिमाग में भी कुछ होते हैं, वो रतूबतें ड्रॉप की तरह, पानी के कतरे की तरह की रतूबतें ख़ारिज करते हैं। इंसुलिन भी एक रतूबत ही है। तो उनके निज़ाम को जो है वो एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं, और रोज़े में ये बड़ा अहमियत का हामिल है। इसको आपने मिस नहीं करना इस चैप्टर को। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि रमज़ान के दौरान जो है हमारा जो ये निज़ाम है वो कैसे काम करता है, और जो शुगर के मरीज़ हैं उनका जो एंडोक्रिनोलॉजी का निज़ाम है, जो निज़ाम दरअफ़राज़ियात है, वो थोड़ा सा उनका रोज़ा जो है चूँकि वो वीक होता है, रतूबतें इतनी अच्छी नहीं बन रही होती जैसे सेहतमंद आदमी की बन रही होती हैं, तो उनका रोज़ा थोड़ा जिस्मानी ज़हनी हवाले से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रमज़ान के दौरान वज़न में तब्दीली कितनी होती है, रमज़ान में शुगर का कंट्रोल जो है उस पर क्या असर होता है। तो अगर आप इसके एक पॉइंट समझें कि एक टेस्ट होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं, और हर 3 महीने बाद वो कराते हैं। इस किताब के मुताबिक, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये स्पेशलिस्ट कह रहे हैं, ये डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत साहब की रिसर्च कह रही है, जाहिर सी बात है ये बिल्कुल अपडेटेड रिसर्च है कि HbA1c जो शुगर की 3 माह का रिकॉर्ड होता है ना, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन शुगर में थोड़ी तब्दीली आ जाती है कि शुगर अगर किसी की 150 है तो वो 120 पे रहेगी, या 110 पे रहेगी, या 100 रहेगी। तो डिपेंड करता है कि गर्मियों का रोज़ा है या सर्दियों का। तो ये एक पॉइंट है समझने वाला, जहन नशीन रखने वाला, कि शुगर के ऊपर रोज़े का कोई इतना खातिर खा असर आपको नहीं होता। तो आपने रमज़ान को अपने जो है ना वो ज़िद नहीं बना लेना कि जी मैं तो रोज़ा रखना ही रखना है, क्योंकि इसके रखने से मेरी जो है ना वो शुगर की बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। नहीं, आपने बिल्कुल ये नहीं समझना कि रोज़े रखने से या रमज़ान के तमाम रोज़े रखने से आपकी जो शुगर है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपने अद्वियात का इस्तेमाल करना है बाकायदगी से, उनकी थोड़ी सी टाइमिंग चेंज होगी, उनकी जो मिक़दार है वो बदलेगी, और उनका वक्त बदलेगा सहरी और इफ्तारी में। लेकिन आप ये नहीं समझ सकते कि आप दवाइयाँ छोड़ देंगे और रोज़े से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो आगे हम चलते हैं पेज नंबर 61 पे, और इसमें इन्होंने बहुत अच्छा, ये अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस कैटेगरी के मरीज़ हैं शुगर के, आप बहुत ज़्यादा ख़तरे वाले मरीज़ हैं, आप कम ख़तरे वाले मरीज़ हैं, दरमियाने ख़तरे वाले मरीज़ हैं, या एतदाल वाले मरीज़ हैं, मतलब ये कि क्या आप रोज़ा रख सकते हैं, दूसरे सादा अल्फाज में मैं कहूँ तो। क्योंकि अगर जिनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है, पेज नंबर 64 पे आए, तो उन्हें हम डॉक्टर्स जो है मुख्तलिफ़ सतहों पे, या आप ख़ुद को अपने आप को मुख्तलिफ़ चीज़ों पे देखें। आपने देखना है कि आपकी शुगर बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो जाती, ठीक है। अगर कम हो जाती है तो इसके बारे में ये है कि आप, अगर आपको पता ही नहीं है तो आपको पहले ये चेक करना चाहिए कि आपकी शुगर बहुत ज़्यादा गिर तो नहीं जाती कभी, जिसका आपको ना पता हो, और आप कोई चीज़ मीठी फौरी खा लेते हो। लेकिन रमज़ान में तो आपने रोज़ा रखा होगा, तो अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो फिर तो आप कहीं भी गिर सकते हैं बेहोश होकर, या कुछ भी आप पैनिक हो सकते हैं। और आपकी शुगर बढ़ तो नहीं जाती, आपकी शुगर मुसलसल ख़राब तो नहीं रहती, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जिसमें आपको अपने आप को कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी। इसमें हमें कम ख़तरे वाले मरीज़ वो हैं जो कि मर्ज़ लगने जाने के बाद, यानी कि ज़ियाबतीस हो जाने के बाद, अपने तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली और बाकायदगी लाते हैं। इस ग्रुप में ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनको टाइप 2 शुगर होती है, जो नए इस मर्ज़ में मुब्तला होने के साथ साथ पढ़े लिखे भी होते हैं और अपनी सेहत का ख्याल भी रखते हैं। वर्जिश और चहलकदमी, ख़ुसूसन सुबह के वक्त की चहलकदमी को अपना मामूल बना लेते हैं। ये अफराद कुछ ऐसी अद्वियात लेते हैं जिसमें मेटफॉर्मिन है, एकार्बोज है, थायाजोलिनेडायोन्स है, जैसे शुगर के बार बार कम या ज़्यादा हो जाने के बहुत कम ख़तरा वाली अद्वियात लेते हैं, यानी कि दरमियानी अद्वियात पे अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, सेहतमंद रहते हैं। और एहतियात और अद्वियात, यानी कि वो लोग जो कि अद्वियात को बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर के कहे हुए मशवरों पर अमल करते हैं, वर्जिश करते हैं, ये कम ख़तरे में वो लोग आते हैं जिनकी शुगर पहले से मैनेज होती है, वो फिट होते हैं शुगर होने के बावजूद। इसके बाद हमल और दूध पिलाने वाली जो ख़वातीन हैं वो भी कम ख़तरे में आती हैं। इसके बाद आप पेज नंबर 80 पे चले जाते हैं।
उसमें हमें ये बताया जाता है कि जी रमज़ान में ख़ुराक और जिस्मानी सरगर्मियाँ जो हैं वो क्या होनी चाहिए। चैप्टर का नाम है, इसमें दवाइयों की इकसाम और तरतीब को तब्दील करने का आ गया है कि आपने अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से मिलना है और वो आपकी जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उनकी तरतीब को मैनेज करेगा। मेटफॉर्मिन हो या कोई भी मेडिसिन शुगर की आप ले रहे हो। उसके बाद वो बताते हैं कि जी हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि खून में शुगर का ज़्यादा हो जाना, पानी में कमी और इंजमाद खून, उससे क्या हो सकता है। रमज़ान के दौरान वो मरीज़ जो शदीद बीमारी से मुतासिर हो सकते हैं उनका बताया गया है। और पेज नंबर 87 पे अगर हम आएँ तो इसमें हमें एक बड़ा अच्छा एक जो है वो बताया गया है, एक कॉलम बना हुआ है, उसमें बताया गया कि रोज़ादार इन अलामात से होशियार हैं। मोटे मोटे लफ्ज़ों में बताया गया, इसको आप स्टडी कीजिएगा, ज़रूर स्टडी करें। और फिर चलते हैं पेज नंबर 95 पे, जो कि मुझे वैसे मैं इसके ऊपर मैं एक मरीज़ का इलाज कर भी चुका हूँ ऑलरेडी। इसको देखते हुए रमज़ान मुबारक में मैनेज कर चुका हूँ और ओवरसीज़ में मैनेज कर चुका हूँ। मालदीव में होता हूँ, आपको पता है। तो ओवरसीज़ में मेरे पास पेशेंट आया था तो मैंने इसको देख के मैंने उसे सहरी और अफ्तारी का स्केड्यूल बताया कि जी आपने सहरी में एक चपाती या 2 चाय के चम्मच कैनोला तेल में बना पराठा खा सकते हैं, 2 अंडों की सफ़ेदी या एक गोश्त की बोटी खा सकते हैं, तो 1 कप चाय बगैर चीनी के ले सकते हैं। अफ्तारी की भी इसमें वैरायटीज़ लिखी हुई हैं, यानी कि अगर आपको 1200 कैलोरीज़ का ग़िज़ाई चार्ट चाहिए, आपको 1500 कैलोरीज़ का ग़िज़ाई चार्ट चाहिए, 1800 कैलोरीज़ का ग़िज़ाई चार्ट चाहिए, और आपको ऐसी ग़िज़ाई हदायत चाहिए जो कि रमज़ान के महीने में शुगर के मरीज़ों को आप दे सकें, आप पढ़ के दे सकें। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते या आप डॉक्टर से मशवरा ले नहीं सके तो आप ख़ुद दे सकें। बाकी इसमें नफ्सियाती मसाइल और रमज़ान के ऊपर बात की गई है, अफ्तारी के बारे में बात की गई है, बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन और उनके रोज़े के बारे में बात की गई है। इसमें यह बताया गया है कि रोज़ा तोड़ना कब चाहिए, ठीक है। इसमें दोनों वही चीज़ें बताई गई कि शुगर में अगर 300 मिलीग्राम ज़्यादा हो जाए तो भी रोज़ा तोड़ देना चाहिए, अगर हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर कम है तो भी रोज़ा तोड़ देना चाहिए। रमज़ान मुबारक में ख़तरात और उनका इलाज के ऊपर बात की गई है। और इस किताब के अंदर बिल्कुल एंड पे जो सारे सफ़हात हैं, कुछ 40-50 सफ़े जो आखिरी हैं, उनके ऊपर जो है आपकी इंसुलिन और अलग अलग 2 चैप्टर हैं जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ के ऊपर अलग अलग से बात की गई है। तो रमज़ान विद डायबिटीज़, ज़ैबतीज़ और रमज़ान या ज़ैबतीज़ के बारे में इलाज करने वाले, ज़ैबतीज़ का इलाज करने वाले डॉक्टर्स हज़रात इस किताब को अपने साथ रखें। आपके घर में शुगर का मरीज़ है तो और कोई पढ़ा लिखा, कोई उर्दू जानने वाला या मुताल्ला करने वाला है, वो भी इस किताब को रखें। मरीज़ ख़ुद इस किताब को स्टडी करें, इस किताब से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस किताब को मैंने तो जो है ऑर्डर किया था, मैं अभी शेयर कर देता हूँ कि आप इस किताब को ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। नंबर एक नीचे दे देता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत साहब का और आप सबका भी जिन्होंने मेरे साथ ये एनालिसिस किया, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। किताब बेसिकली अल्लाह ताला ने भी अपने हम तमाम इंसानों को हिदायत पहुंचाने के लिए किताब की शक्ल में जो है कुरान पाक नाजिल किया है। तो किताब की बहुत अहमियत है। किताब जो है तारीख़ का हिस्सा रहेगी और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी ही फ़ायदेमंद किताबें आती रहेंगी मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए और हमारे लिए और सब के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ लाइफ। अल्लाह हाफ़िज़।